नमस्कार और शुभ संध्या। ग्लो वेबिनार्स के पहले हिंदी वेबिनार में आपका स्वागत है। मेरा नाम सारा बब्बर है और मैं आज की होस्ट हूँ। ग्लो यानी जेन्युइन लविंग आउटस्टैंडिंग वुमेन हार्टफुलनेस संस्था की विश्व भर की महिलाओं तक ध्यान पहुंचाने की एक पहल है। इसमें विभिन्न निपुणताओं की महिलाओं से हमारी मुलाकात होती है, जिससे हम सभी को लाभ होता है। आज के वेबिनार का विषय है नए युग की नई समस्या, स्वस्थ केश और पेट से संबंधित समस्याओं पर आयुर्वेदिक नजरिया। हमारे साथ आज है डॉक्टर जागृति दालमिया। डॉक्टर जागृति नेचुरोपैथी में पारंगत हैं, जो इंडियन बोर्ड ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से संबंधित है। 4.5 वर्षों से उनके 500 से अधिक मौकिल रह चुके हैं। उनकी निपुणता केश व पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए सही आहार की सलाह देना है। इससे पूर्व योग निकेतन से योग व बड़ौदा संस्कृत महाविद्यालय से वास्तुशास्त्र में प्रमाण प्राप्त किए हैं। आपका आज हमारे साथ स्वागत है। धन्यवाद सारा। आज के हम नए युग के शारीरिक समस्याएं व बीमारियां बढ़ने का कारण जानेंगे। वह कुछ समस्याओं पर खास ध्यान केंद्रित करेंगे, जैसे सशक्त केश पाने के सुझाव और पेट की विभिन्न समस्याओं। अब बिना किसी विलंब करे हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुराने जमाने में आजकल की जैसी समस्याएं हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं, जैसे कोई भी पीड़ाएं हो, कोई भी दर्द हो, चाहे वो छोटी से छोटी हो, कोई अंग में दुखाव हो या जोड़ों का दुखाव हो या कोई बड़ी से बड़ी बीमारी जैसे कि कैंसर, इनके बारे में हमने पहले के युगों में कभी सुना ही नहीं था। तो ऐसा क्या हो गया आज के युग में कि अचानक ये हमारे जीवन में प्रकट हो चुकी है और हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। सारा धन्यवाद, मुझे ये अवसर मिला है आप लोगों के साथ ये सारी बातें के बारे में चर्चा करने का। बहुत सही सवाल है कि हम सोचते हैं कि हम पहले ही प्रणाली से हम जीते हैं, जैसे पूर्वज हम खाते थे, हमारे जो बुजुर्ग थे जैसा खाते थे वैसा ही हम भी, हमारे घर में वही खान पान बनता है, फिर भी हमें अभी समस्याएं क्यों बढ़ गई? वो सबके अंदर एक प्रश्न उठता है। तो सब पहले के जमाने में ऐसा था कि खाना सात्विक खाते थे, जिस खाने में जीवन होता था वो खाना को वो आहार वो लेते थे। जैसे कि जिसमें दाल, चावल, फल, सब्जी, वो सब खाने के अंदर खुद में एक जीवन होता है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं कि दाल को हम जमीन में बोएंगे और रोज पानी देंगे तो फिर उसमें से अंकुरण उत्पन्न होगा और फिर एक नया पौधा बनेगा। हम बिस्किट को जमीन में डालेंगे तो उसमें से कुछ नहीं। तो जिसकी खुद के अंदर एक जीवन नहीं है वो हमें क्या जीवन दे? तो पहले के लोग एक शुद्ध शाकाहारी भोजन लेते थे और जो भी अनाज बनता था, जो भी भोजन बनता था, वो चूल्हे से सीधे प्लेट में आता था। और श्रीमद् भागवत गीता में अध्याय नंबर 17 में श्लोक नंबर 10 में श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि वो आहार लेना चाहिए जो एक पहर के अंदर खत्म हो जाए, अदरवाइज उसके अंदर तामसिकता उत्पन्न हो जाती है। एक पहर मतलब 3 घंटे के अंदर खाना खत्म कर देना चाहिए। तो 3 नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे के अंदर वो भोजन खत्म हो जाना चाहिए। तो पहले और अभी के अंदर ये चेंज आ गया है कि हम कहीं बार खाना बना के हम 3 घंटे या 3 दिन तक भी हम रखते हैं। कहीं ऐसे पैकेट फूड होते हैं, टीन फूड होते हैं, वो उनकी पैकिंग तो 3-3 सालों तक बनी हुई होती है। तो ये बदलाव आया हुआ है सबसे पहला। तो और दूसरा कि वहाँ सब खुद का काम खुद करते थे। अभी हम खाना खाने के बाद तुरंत ही आराम से टीवी देखते हैं या लेट जाते हैं, कोई शारीरिक कसरत होती नहीं है, काफी हिस्सों तक तो कम ही होती है। तो ये भी एक
कारण है कि जिसकी वजह से बीमारियां बढ़ती जाती है। जो खाना पचता नहीं है वो फिर पेट के अंदर गंदगी उत्पन्न करता है और फिर वो बीमारी का नाम बन जाता है। धन्यवाद। मुझे लगता है ये काफ़ी लोगों का ही प्रश्न होगा जो आपने बड़ी सहजता से इसका जवाब दिया है। धन्यवाद। अब हम आगे चलते हैं। क्योंकि आप इसी तरह में काम करते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके पास ऐसी कौन-सी समस्याएँ लेके लोग आते हैं? कौन-सी समस्याएँ आजकल कॉमन बन गई हैं, जो लोगों को त्रस्त कर रही हैं? सबसे पहला तो वो आता है कि जो भी हम खाना खाते हैं हमारा पाचन नहीं होता है। सबसे ज्यादा सब लोग यही बोलते हैं। हम तो बहुत आराम से खाना खाते हैं, सात्विक खाना खाते हैं, थोड़ा ही खाते हैं, पर फिर भी वो हमारा खाना में पाचन बराबर होता नहीं है। हमारे इंटेस्टाइन क्लियर नहीं होते हैं। हमारे बाल बहुत छोटी उम्र में ग्रे हो रहे हैं। हमारे बाल खूब झड़ रहे हैं। हमारे स्काल्प में डैंड्रफ बहुत ज्यादा है। कई तरह की दूसरे वेराइटी ऑफ स्काल्प डिफेक्ट उनमें देखी जाती है। तो ये तकलीफ सबसे ज्यादा आती है। और तीसरी आती है यूरिक एसिड। सो ये सबसे ज्यादा सब लोग लेके आते हैं। तो ये सारी बीमारियों का अलग अलग नाम है। उस सबका कारण है इनडाइजेशन। जो भी हम खाना खाते हैं वो जब पचता नहीं है तो वो शरीर में एक गंदगी उत्पन्न करता है और तरह तरह की बीमारियों के नाम में विकसित होता है। धन्यवाद। क्योंकि आपने ऐसा बोला कि सबसे महत्वपूर्ण समस्या है खाने का पाचन नहीं हो रहा है, तो हमें किस प्रकार के आहार लेने चाहिए? हमें किस प्रकार से खाना चाहिए? हम उस पे आपका नज़रिया जानना चाहेंगे। हाँ, तो मैं पहले ये कहूंगी कि सबसे पहले हमें खाने के 4 नियम होते हैं कि हमें किस प्रकार का खाना खाना चाहिए। तो एक तो जीवित फूड खाना चाहिए, जिस खाने भोजन के अंदर जीवन हो। दूसरा, जिस खाने के अंदर पूर्णता हो। तीसरा, शुद्ध शाकाहारी भोजन होना चाहिए। और जो भोजन हो वो रस से भरपूर होना चाहिए। हाँ, अभी पहला है जीवित भोजन। जिस भोजन के अंदर प्राण हो, जीव हो। पहले भी मैंने बताया उस हिसाब से फल, सब्जी, फल है, सब्जी है, अनाज है, वैसा खाना हमें खाना चाहिए। पूर्णता, जैसे कि चावल है। चावल के अंदर उसकी जो ऊपर की स्किन है वो हम लोग आजकल निकाल देते, वो नहीं होना चाहिए। और उसको आज ब्राउन राइस एंड वो सब नाम दिए हुए हैं, पर जो चावल के ऊपर के जो चकोर होते हैं उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा पावर होता है, तो वो हमें जरूर से लेना चाहिए। तीसरा, कि हमें आटा भी होता है वो छान के नहीं लेना चाहिए। वो बिना छाना हुआ आटा ही हमें खाना चाहिए, उसी की रोटी बना के खानी चाहिए। तीसरी बात है कि जिस अनाज में अंकुरण किए हुए होते हैं वो सबसे ज्यादा फायदा करता है। जो अंकुरित होने के बाद उसके अंदर 17% 70% ऑफ मिनरल कंटेंट आ जाते हैं। सो वो सबसे ज्यादा डाइजेस्टिव प्रोसेस में हेल्पफुल बनता है। एंड तीसरा है शुद्ध शाकाहारी, कि जिसके अंदर से हमें जीवन मिलता है, नहीं कि मांस पशु पक्षियों का आहार खाना चाहिए। और चौथा है जो रस से भरपूर है। रस से भरपूर के जो है ककड़ी, वाटरमेलन है। जिस फल और सब्जियों में से रस की मात्रा ज्यादा मिलती हो। 70% हमारा शरीर भी पानी से भरपूर है, तो जिसमें से हमें सबसे ज्यादा पानी मिलता हो, रस मिलता हो, वैसे सब्जियों और फलों का आहार करना चाहिए। और अनाज के अंदर गेहूं है, चावल है, सब्जियों में आलू है, अरबी है, जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है पर रस कम है। सो एक तो रसाहारी सब्जी और कम रसाहारी सब्जी। तो उस हिसाब से हमें पहले भोजन हमें नक्की करना चाहिए कि हमें कैसा भोजन हमारे थाली में परोसना चाहिए। धन्यवाद। मुझे लगता है ये हम सब लोग कर सकते हैं। हमारे भारतीय भोजन में
ये पहले से चलता आ रहा है, तो ये हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा इसे अमल करना। अब जब हम आंतरिक समस्याओं की बात कर ही रहे हैं और हम पेट से जुड़ी हुई समस्याओं की बात कर रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि अ, हमने गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इश्यूज़ के बारे में सुना है, हमने यूरिक एसिड इश्यूज़ के बारे में सुना है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? क्या ये दोनों पेट से ही जुड़ी हुई हैं और इनका सुझाव क्या है? हम ये जानना चाहेंगे आपसे। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मतलब जो हमारे पेट के अंदर जो हमारा खाना जाता है और वो प्रॉपर तरीके से पाचन नहीं होता, पाचन नहीं होता तो वो फिर गैस के अंदर में ट्रांसफर हो जाता है। हमारे स्टमक के अंदर इतना अच्छा पावर है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पर अभी वो भी एक उस हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो सबसे ज्यादा 70% अल्कलाइन बेस्ड। अल्कलाइन बेस होता है तो वो HCl के साथ में सब्स्टिट्यूट हो जाता है। हम एसिड के अंदर और एसिड डालते हैं तो फिर वो और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। जो दूध भी एक एसिडिक है। जो ग्रोइंग बच्चा है, जो उसको धूप में 5-6 घंटे खेलते हो, उनको शायद दूध पचे, पर हमारा नियम है कि हमारे पूर्वज तो दूध पीते थे, हम भी दूध पिए। हमारे तो घर की गौशाला है, हमारे तो गाय का शुद्ध दूध है, तो हम पिएंगे। पर इतना आसान नहीं है गाय का दूध भी पचाना। तो जो चीज पचती नहीं है फिर वो एसिड में ट्रांसफर हो जाती है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज सबसे ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं। ओके, उसके सामने फिर इंटेस्टाइन में से, जो रेक्टम में से हमारे जो मल बाहर निकलना चाहिए उतना निकलता नहीं है। हम जो खाना खाते हैं और डेली उतनी सफाई नहीं होती है तो अंदर ही अंदर गंदगी बढ़ती जाती है। अब मैं एक उसके लिए आपको एक छोटा सा सिंपल एग्जाम्पल देना चाहूंगी। आपके घर में गार्बेज है और रोज उसके लिए ट्रक आती है और गार्बेज ले जाती है। आपके आसपास में 5 घर है, सबने डिसाइड किया कि हम उसको गार्बेज वाला आता है और वो ले जाएगा। पर एक दिन ऐसा हुआ कि ट्रक ने बोल दिया कि हम 5 दिन नहीं आएंगे। तो हम क्या करेंगे? फिर हमें तो हमारे पास अभी कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो हम दुकान में गए। कई बार उसके लिए एयर फ्रेशनर ले आए, कहीं कुछ स्मेल को रिड्यूस करने के लिए हम कुछ ऑइलमेंट्स ले आए, पर उससे सॉल्यूशन नहीं आया। जब तक हम वो गार्बेज को ही नहीं फेंकेंगे तब तक क्या होगा? सेम थिंग हमारे अंदर जो भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उस प्रॉब्लम, स्किन है तो स्किन के ऑइलमेंट्स ले आएंगे, जॉइंट पेन्स हो रहा है तो उसके ऑइलमेंट्स ले आएंगे, पर वो गंदगी हमारे शरीर के अंदर है, पहले हम ही उसको निकाल के फेंक देंगे तो फिर ये सब की जरूरत नहीं। तो पहला काम है कि हमें हमारा भोजन की पद्धति बदलनी है, भोजन का समय बदलना है और हमारी शारीरिक जो एक्सरसाइज है उसमें भी हमें बदलाव लाने की जरूरत है। अब आप यूरिक एसिड के साथ उसका अंतर बताएंगे? यूरिक एसिड, हमारा यूरिक एसिड का मेन रीजन है प्रोटीन, एक्सेस प्रोटीन। प्रोटीन का काम है जिसको फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है, ग्रोइंग बच्चा है जिसमें प्रोटीन की एक्सेस ज्यादा जरूरत होती है, जिसका फिजिकल वर्क ज्यादा है। आजकल ज्यादातर लोगों का फिजिकल काम कम होता है, थोड़ी बहुत कसरत कर लेते हैं, पूरा टाइम उनका टेबल वर्क रहता है या आराम से एसी में बैठ के काम रहता है, उनको एक्सेस प्रोटीन खाने की जरूरत नहीं है। जो बढ़ते बच्चे हैं, एथलेटिक है, स्पोर्ट्समैन है, तो उनके लिए सही है। ये एक्स्ट्रा प्रोटीन शरीर में स्टोर होके फिर क्रिस्टल इनटू यूरिक एसिड। तो ये यूरिक एसिड की समस्या सबसे ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारा जो भोजन का प्रकार है वो पूर्वजों जैसा ही चलता आ रहा है कि वो लोग भी दाल चावल सब्जी रोटी सब खाते थे और हम भी वही खा रहे, पर हमारा उसके सामने शारीरिक व्यायाम कम है, तब उन लोगों का शारीरिक व्यायाम ज्यादा था। इसकी वजह से उन लोगों को ज्यादा बीमारी, यूरिक एसिड वो सब नहीं होता था, हमें हो रहा। धन्यवाद।
हमें पता चला कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल और यूरिक एसिड इश्यूज फ़र्क हैं। काफ़ी लोग ये फ़र्क बता नहीं सकते, पर अब हम ज़रूर बता सकते हैं, तो उसके लिए धन्यवाद। हमने एक आंतरिक समस्या के बारे में बात की, जो हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है। अब हम एक बाहरी समस्या के बारे में बात करेंगे। वैसे हँसी की बात तो ये है कि हर कोई आंतरिक बीमारी का ताल्लुक बाहर से होता है और बाहरी समस्याओं का ताल्लुक अंदर से होता है। ऐसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, पर फिर भी जानकारी के लिए हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्त्रियों का ये बहुत ही सुंदर गहना है, बहुत ही महत्वपूर्ण गहना है, जिसको हम हमारे केश कहते हैं। हमें सुंदर दिखने के लिए इनकी बहुत आवश्यकता है, पर आजकल ये भी बदल रहा है। बाल जल्दी झड़ने लग जाते हैं, जल्दी सफ़ेद होने लग जाते हैं। तो इन सब का क्या कारण है? क्या इसे हमें हमारी किस्मत की तरह लेके स्वीकार करना होगा या हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं? अम, हमें क्या करना चाहिए? एक तो बाहर तौर से और एक आहार में हम क्या कर सकते हैं कि हमारे बाल मज़बूत और सशक्त रहें? सर बहुत ही सही क्वेश्चन पूछा तूने आज की। मैं बताऊं तो मेरे पास जो 5 में से 3 समस्या यही लेके आते हैं कि भाई कुछ भी करो मेरे बाल की क्वालिटी सुधारो। वो एज हो 20 साल के बाद से लेके आप 60 तक, बस मेन तो बालों का तो होना ही है। एक तो सारे प्रॉब्लम्स के साथ में ये बाल का तो ऐड ही हो जाता है। तो मैं पहले एक्सटर्नल की बात करूं। एक्सटर्नल की बात में ये है कि आपको क्या करना है, वीक में एक बार, हफ्ते में एक बार, जब हेयर वॉश करना हो उसके 1 घंटे पहले कोकोनट ऑयल। पहले मैं कोकोनट ऑयल के फायदे बता दूं आपको कि कोकोनट सबसे अच्छा फल है और पूर्वजों ने उसका नाम भी श्रीफल दिया हुआ है। और श्रीफल ऐसा है, और वो जो पूर्वज हमें समझाते कि आप नारियल खाइए आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा, तो आप कोई उसको अपनाते नहीं। पर हमारे पूर्वजों ने हर एक रीत रिवाज, शादी ब्याह, पूजा पाठ, सबके अंदर उसकी शुरुआत श्रीफल से करी। तो श्रीफल तो उसकी वजह से भारत के घर घर में श्रीफल पहुंच गया है। और वो इतना पौष्टिक और एक एक ऐसा आहार है, उसका तेल भी उसका उपयोग में आ सकता है। उसकी जो अंदर का पानी है वो भी बहुत उपयोगी है। आपको जो प्रोटीन, मिनरल, न्यूट्रिशनल, विटामिन, जो कैल्शियम जो आपको चाहिए वो उस एक बैलेंस हो। मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि आप मिल्क को छोड़ के आप कोकोनट मिल्क पीना चालू कर सकते हो। ओके, तो कोकोनट ऑयल के अंदर आपको थोड़े से करी पत्ता लेने हैं। करी पत्ता के अंदर के फायदे मैं बता देती हूँ। उसमें भरपूर फॉलिक एसिड होता है। फॉलिक एसिड वो हेयर की स्ट्रेंथनिंग, मजबूताई के लिए काफी उपयोगी है। दूसरा है मेथी दाना। मेथी दाना के अंदर भी हाई प्रोटीन कंटेंट है। एंड दूसरा इसके निकोटिनिक एसिडिक कंटेंट है। जो निकोटिनिक एसिडिक कंटेंट है वो बेनिफिशियल है कि बाल के जो अगेंस्ट हेयर फॉल है उसके अगेंस्ट में वो प्रोटेक्ट करते हैं। एंड तीसरा उसको स्काल्प के जो वैरायटी ऑफ स्काल्प के जो डिजीज होते हैं उसको ट्रीट करने में भी वो हेल्पफुल। एंड थर्ड मैं आपको सजेस्ट करूंगी अनियन। अनियन जूस के अंदर वो एक उसके अंदर प्योर एक्स्ट्रा कंटेंट ऑफ द सल्फर है। एंड वो सल्फर आपके जो हेयर के अंदर स्किन के जो सेल्स को हेल्दी बनाने के लिए वो हेल्पफुल है। तो कोकोनट ऑयल, करी पत्ता की पेस्ट, मेथी दाना की पेस्ट एंड अनियन जूस, इतना मिक्स करके 1 घंटा आप स्काल्प पे अप्लाई करो, आपको काफी फर्क लगेगा। एंड खाने में भी आप कैरेट एंड करी पत्ता का जूस मॉर्निंग फर्स्ट, ये हाफ ग्लास ऑफ जूस ये आप ले सकते हो। तो उसमें आपका 1 महीने के अंदर, मैक्सिमम 1 महीने के अंदर आपके एक बिल्कुल हेयर फॉल होगा नहीं। जो नॉर्मली जो थोड़े बहुत निकलते हैं दैट इज ओके, पर स्काल्प के जो भी बीमारियां हैं वो सारी दूर हो जाएगी। और धीरे धीरे जो नए ग्रो होंगे वो भी ब्लैक होंगे।
तो आपने बोला कि हमें दूध छोड़ के कोकोनट मिल्क लेना चाहिए। हमने सुना है कि दूध काफ़ी अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए। तो हम जानना चाहेंगे कि आपके इस पे क्या विचार है कि आपने ऐसा बोला कि हम कोकोनट मिल्क से हमें ज़्यादा फ़ायदे होंगे? बराबर। सारा इसमें हम पहले की बात करें तो पूर्वज ये कहते थे कि दूध पीना चाहिए। नो, वो बात सही भी थी। और उनके सामने उनका जो भी काम था, उनको पैदल करना पड़ता था, घुड़सवारी करनी पड़ती थी, या टांगे पे जाना होता था, या चल के जाते थे, साइकिल पे जाते थे। वो था रूटीन। तो जो भी खाना था, फिजिकल वर्क इतना था, तो उनका पाचन में पाचन शक्ति प्रॉपर हो जाती थी। पर अभी का दूध जो होता है उसमें मिलावट भी काफी है। उसमें मिल्क पाउडर है, यूरिया है, और कई तरह के एसिड्स मिले हुए हैं। और अभी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत सरकार को सावधान भी किया है कि आजकल जो मिलावट वाला दूध है, और यही प्रकार से ये ही कंटेंट में और यही क्वांटिटी में चलता रहा, तो 2025 तक भारत में 87% तक कैंसर बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। तो इसीलिए हम प्रेफर नहीं करते हैं कि ये दूध पीना चाहिए। दूसरी बात, जो आपके खुद के घर के गौशाला वाला मैंने टॉपिक पहले भी बोल दिया है, तो वो आपकी कैसी फिजिकल एक्टिविटी है उस हिसाब से दूध लेना चाहिए। और श्रीफल का मैं बता रही हूँ, आप श्रीफल के में से जो मिल्क होता है, वो मिल्क में के अंदर आपको जो आपका मेन पर्पस क्या है, कैल्शियम, प्रोटीन, एक्स्ट्रा मिनरल, न्यूट्रिशनल होना चाहिए। तो वो सारे आपके बेनिफिट्स कोकोनट मिल्क में से आपको मिल जाते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि पाचन शक्ति आसानी से होती है, इसीलिए कोकोनट मिल्क। धन्यवाद। तो हम बात कर ही रहे थे कि काफ़ी सारी जो समस्याएं हैं वो सब हमारे भोजन की वजह से होती है। तो हमने ये तो जान लिया कि हमें क्या-क्या खाना चाहिए और इसका हमें थोड़ा बहुत विचार मिला है। पर हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे खाना चाहिए? दिन में किस प्रकार की दिनचर्या होनी चाहिए? भोजन किस समय पे लेना चाहिए? किस भाव से लेना चाहिए? हम इस पे आपके विचार जानना चाहेंगे। देखो, सात्विक भोजन लेते हैं तो भाव अपने आप ही सात्विक हो जाता है। दूसरी बात है कि शरीर हमारा एक बार में एक ही काम करता है। हमने खाना लिया, वो डाइजेशन का काम करता है, और डाइजेशन खत्म होगा उसके बाद वो हीलिंग का प्रोसेस। पर वो डाइजेशन होते उसको हीलिंग का हम टाइम ही नहीं देते हैं, और फिर हम तुरंत ही दूसरा आहार ले लेते हैं। तो बॉडी हीलिंग का काम कब करेगी? शरीर हीलिंग का काम करने का उसको समय ही नहीं मिलता है। तो हमें सबसे एक नियम बना देना चाहिए कि हमने जो खाना खाया, और वो खाना जब उसका पाचन हो जाता है, तब हमें दूसरा आहार लेना चाहिए। सो अभी हमने खाया 1 बजे, अभी हमारे घर के दूसरे मेंबर उसको खाना खाने के लिए 5 बजे कुछ भी नाश्ता, मंचिंग, कुछ भी खाने के लिए बैठ गए, पर आपको उसकी भूख नहीं है, पर वो खा रहे इसलिए हम भी खा रहे। तो हमें क्या करना है, हमारा जब शरीर मांगे तब हमें खाना चाहिए, नहीं कि मन या नहीं कि दूसरे लोग खा रहे हैं इसीलिए खाना चाहिए। सबसे पहला ये बदलाव लाने की जरूरत है। और हमें वो ही खाना खाना चाहिए जो हमारे शरीर को पाचन प्रक्रिया में मददरूप होता है। जैसे कि हमने आज खा लिया राजमा, पर आज मेरा शरीर कहेगा कि नहीं, मुझे ये खाना नहीं पचता है, मुझे उसकी वजह से गैस्ट्रिक इश्यूज होता है, इनडाइजेशन होता है, मेरी बाउल सिस्टम ठीक नहीं है। तो वो मुझे हमारा शरीर इंडिकेट करता है कि हमें ये खाना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। पहले तो हमें हमारे शरीर की सुननी चाहिए। थर्ड थिंग इज, सो मॉर्निंग में हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए। 8 बजे से पहले कोई आहार नहीं लेना चाहिए। और सबसे पहले एक कोई भी शाक भाजी का एक जूस पीना चाहिए। फल, कोई भी शाक सब्जी हो, दूधी हो, गिलकी हो, हरे पत्ते वाली सब्जी हो, उसका एक जूस पीना चाहिए। उसकी वजह से बॉडी में से डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है।
जो भी रात का शरीर ने काम किया हुआ है वो सारा कचरा बाहर फेंकने का काम करता है। उसके बाद अच्छे 2 घंटे उसको आराम दो, फिर 2 घंटे बाद अच्छा सीजनल जो भी फल मिलते हैं, एक ही फल खाना चाहिए, सिट्रस या सब सिट्रस खाना चाहिए। मीठे फल सुबह सुबह नहीं खाने चाहिए, खट्टे मीठे या खट्टे फ्रूट खाने चाहिए। उसके बाद आपको दोपहर के 12 बजे बाद पूर्ण भोजन लेना चाहिए। उसमें 70% रसादार सब्जी होनी चाहिए और 30% उसमें अनाज होना चाहिए। जैसे अपने रोटी बनाए, रोटी के अंदर भी आप सब्जी आप मिला सकते हो और उस टाइप की रोटी खानी चाहिए। और आपके खाने के अंदर 2 रोटी होती है तो उसके 3 गुना ज्यादा सब्जी खानी चाहिए, वैसा आहार लेना चाहिए। 4-5 बजे के टाइम में आपको हल्की सी भूख लगती है तो आप नारियल खा सकते हो या नारियल का पानी पी लेना चाहिए। 7 बजे से पहले आपको हल्के से थोड़े से सलाद, स्प्राउट्स, अंकुरित अनाज और एक छोटा सा सूप पी लेना चाहिए। इतना खाना खाया हुआ शाम का वो आपको खाना पचने में 4 घंटा लगता है। वो खाना पचाने के बाद आपका शरीर हीलिंग का काम करता है। 11 बजे तक आपका खाना पच जाता है तो 11 से सुबह 8 बजे तक में आपका शरीर जो भी अंदर की गंदगी है वो बाहर फेंकने के काम में लग जाती है और धीरे 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 हमारे शरीर की गंदगी बीमारियों को दूर फेंकता है। तो ऐसे करते 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 हमारे जो आजकल यूरिक एसिड है, पीसीओडी, थायराइड, स्किन डिजीज, हेयर फॉल, ये सारी अलग अलग नाम है, वो सारी बीमारियां निकलने का रास्ता मिल जाता है। पर हमें शरीर को टाइम देना पड़ता है। हमारा शरीर 70% वाटर से है और 30% हमें अनाज लेना चाहिए। इसी हिसाब से फलों में से हमें अच्छा खासा रस मिल जाता है। कोकोनट वाटर में से भी मिनरल्स भी मिल जाते हैं और रस भी मिल जाता है। और दिन भर में 2.5 से 3 लीटर तक का पानी होना चाहिए इस टाइप का। धन्यवाद। आपकी ये जो सलाह है वो काफ़ी समय सर है, क्योंकि ये जो महामारी चल रही है कोरोना वायरस में, इसमें लोगों को ये ज्ञात हो रहा है कि उन्होंने जो बाहर का इतना खाना शुरू किया है या जो अन्य भोजन है जो नहीं खाना चाहिए, उसे लोग रोक रहे हैं, थोड़े सचेत हो रहे हैं और हेल्दी खाने की ओर बढ़ रहे हैं। ये जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो क्या है, किस प्रकार बन सकती है और हमें किस प्रकार पता चल सकता है कि हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति कैसी है? हाँ, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति कैसी है वो जानना बहुत ही जरूरी है और बहुत ही आसान तरीका है। जब हम सुबह में उठते हैं तो हमारा पेट कितना साफ रहता है वो भी एक हम खुद ही उसका ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरा है कि दिन में 1 या 2 बार खूब अच्छे से भूख लगना। हमें भूख अच्छे से लगती है, उसका भी एक हम कारण बता सकते हैं कि हाँ हमारी अंदर की रोग प्रतिकारक शक्ति बराबर काम कर रही है, सो हमें एक अच्छी भूख भी लगी है। तीसरा, हमारी स्किन, उस पे रैशेस होना, कहीं पे पिंपल्स होना, बॉयल आना, तो ये सब चीजें भी बताते कि शरीर के अंदर एक गंदगी भरी हुई है। रोग प्रतिकारक शक्ति का ये भी एक तरीका है। हमारे शरीर में से 4 तरीके से गंदगी बाहर आती है, मल द्वारा, पेशाब द्वारा, शरीर स्किन से और ब्रेथ से। शरीर हर तरह से कोशिश करता है कि उनके शरीर के अंदर की जो भी गंदगी है वो बाहर फेंके। स्किन से होगा तो वे कभी बाद माउथ अल्सर हो सकता है, पिंपल्स आ सकते हैं, रैशेस हो सकते हैं। ब्रेथ में श्वास में एक गंदी सी बास आती है, तो उससे भी पता चलता है कि हमारे शरीर के अंदर अभी भी थोड़ी सी गंदगी है। और मल कितना साफ रहता है, हमारी यूरिनरी ट्रैक में से कितनी गंदगी बाहर आ रही है कि नहीं है, तो वो भी एक हमारा तरीका है कि हमें जानना चाहिए।
चौथा है, हमें कोई भी काम करने से पहले आलस नहीं आना चाहिए। पूरे दिन एकदम स्वस्थ हम फील करते हैं, तो ये से भी हम जान सकते हैं कि हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति कैसी है। फिर एक है रात की नींद। नींद एक अच्छी आदाना, रात को सोते 7 से 8 घंटे की एक अच्छी नींद होना, ये भी एक हम जान सकते हैं कि हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति। ये सुन के तो काफी लोग चौंक गए होंगे, क्योंकि आज की लाइफस्टाइल ही इतनी अलग है कि रात को शायद नींद नहीं आती है, पेट सही से साफ नहीं होता है। तो काफी लोगों के लिए ये एक चेतावनी बन के आया है कि यदि अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ानी है तो हमें अपनी लाइफस्टाइल प्रकृति के हिसाब से करनी होगी। जो सोने के घंटे हैं उसमें सोना है, खाने के घंटे हैं उसमें खाना है, और काम करने के घंटे हैं वहाँ काम करना है। तो ये जान के हमें बहुत अच्छा लगा, और ये हमारे लिए बहुत इस्तेमाल करने वाली बात है। तो आज मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने इतने सारे सुझाव दिए, भिन्न भिन्न प्रकारों की जो बीमारियां हैं उनके लिए उपाय बताएं, तो क्या ये एक समान यूनिवर्सली सब अपनी जिंदगी में अमल कर सकते हैं, या उनकी खुद की एक खासियत होती है जिसको उन्हें कंसिडर करना पड़ेगा? बिल्कुल। हमारे सबकी तासीर अलग होती है। कोई बात प्रकृति के होते हैं, पित्त प्रकृति के होते हैं, कफ प्रकृति है अभी, और सबकी दिनचर्या अलग अलग है, और सबके हवामान भी अलग अलग है। कोई कहाँ रहता है, कोई उस टाइम पे कौन से हवामान टेम्परेचर है, काफी कुछ ये मायने करता है। तो ये बात सही है, ये सबकी एक जैसी तो होनी नहीं है, पर एक बेसिक है, हमारा शरीर में अल्कलाइन और एसिड लेवल वो फिक्स है, और हमें कितने % अनाज खाना चाहिए और कितने फल और सब्जी खानी चाहिए, वो एक फिक्स, उसको हमें लेके चलना चाहिए। हाँ, बढ़ते बच्चे हैं, बहुत ज्यादा स्पोर्ट्समैन है या एथलेटिक्स में है, बहुत धूप में काम करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा अलग हो जाता है। पर ज्यादातर लोग आज ये समस्या का जो सफर हो रहे हैं, उसमें से वही लोग हैं जिसका ऑफिस वर्क ज्यादा है, एसी में बैठने का काम ज्यादा है। आपने आजकल हमारे अभी चल ही रहा है कोविड का, और मैक्सिमम आपने देखा होगा, एवरेज वाइज निकालते हैं तो गांव में ये इतना नहीं फैला है जितना शहरों में फैला हुआ है, क्योंकि गांव वाले इस तरह तरह की आहार को लेते नहीं है। कोई अपने एक अमुक समय में ही खाना खा लेते हैं, और वैरायटी ऑफ फूड नहीं लेते। सबसे पहली बात, अपना अपने रूटीन में भी बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है उनके। तो आप एवरेज वहीं से पता चल जाते कि पूर्वजों भी ऐसे ही जीते थे, इतना खाना, इतने टाइम में खाना और खत्म। अभी भी कहीं ऐसे गांव है कि जिनके घरों में फ्रीज नहीं है, तो जो अभी खाना बना है चूल्हे से सीधे प्लेट में गया, खाया, और शांति से उन्होंने 7-8 घंटे की आराम की नींद ली। तो अभी आज का ही एग्जाम्पल है, आज के दिनों में जो चल रहा है, तो सबसे ज्यादा गांव की कंपेयर में शहर में ये रोग ज्यादा फैल रहा है। तो मैं यही बोलूंगी कि, और आपका जो क्वेश्चन है कि सबको एक जैसा तो नहीं है लागू पड़ता, सबकी दिनचर्या के हिसाब से होता है, पर सबसे ज्यादा प्रेफर करना चाहिए रसाहार सब्जी, सात्विक भोजन, जिस भोजन के अंदर जीवन हो वो लेना चाहिए, और जिस भोजन के अंदर पूर्णता हो, जैसे कि चावल है तो पूर्ण चावल लेने चाहिए, गेहूं का आटा है तो पूर्ण आटा लेना चाहिए। धन्यवाद। हार्टफुलनेस के जो गाइड है दाजी, वे कहते हैं कि हम या तो प्रकृति के साथ चल सकते हैं या उसके खिलाफ चल सकते हैं। विकल्प हमारा है, तो प्रकृति के साथ चलना ज़्यादा आसान होता है। प्रकृति जिन भोजनों को हमारे लिए निर्धारित करती है वो लेने चाहिए। जिस प्रकार की दिनचर्या प्रकृति ने हमारे लिए बनाई है वो हमें फॉलो करनी चाहिए। तो इसी के साथ हम हार्टफुलनेस का जो एक ध्यान है, रिलैक्सेशन और ध्यान का अनुभव करेंगे। मैं रिलैक्सेशन के कमांड्स दूंगी और हम उसे फॉलो कर सकते हैं।
धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। अपना ध्यान पैरों की उंगलियों की ओर ले जाएं और उन्हें घुमाइए। आपके पैरों की उंगलियों को ढीला छोड़ दें और आराम महसूस करें। ध्यान अपने पैरों के टखनों और पंजों पर ले आएं। महसूस करें कि धरती माँ की ऊर्जा पंजों से घुटनों की ओर जा रही है और पैरों और घुटनों को आराम दे रही हैं। अपनी जांघों को ढीला छोड़ दें। महसूस करें कि ऊर्जा आपके जांघों को आराम मग्न कर रही है। आपके कूल्हे, कमर और पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। उन्हें आराम दें। ध्यान को अपने पीठ की ओर ले जाएं। अपनी पीठ को ढीला छोड़ दें। ऊपर से नीचे आपकी पीठ, रीढ़ की हड्डी आराम के एहसास में विलीन है। ध्यान अपने कंधे और छाती पे ले आएं। उन्हें आराम दीजिए। महसूस कर रहे हैं जैसे कंधे पिघल रहे हैं। अपनी नजर अपनी बाहों पर टिकाइए। आपकी बाहें और कोहनी को ढीला छोड़ दें। और आराम महसूस करें। आपकी बाहों से लेके उंगलियों के पोर तक आप आराम में लीन हैं। आपके पूरे हाथ आराम अवस्था में हैं अब। ध्यान अपने गले की ओर ले जाएं। अपने गले की मांसपेशियों को आराम दीजिए। आपका गला विश्राम महसूस कर रहा है। धरती की ऊर्जा आपके चेहरे की ओर जा रही है। आपका मुंह, जबड़ा, नाक, कान, आंखें सभी आराम अवस्था में मग्न हैं। आपका माथा
और सिर का शिखर आरामचित हो चुका है। आपका पूरा शरीर आराम के सुखद एहसास में विलीन है। अब अपना ध्यान हृदय की ओर ले आएं। आपके हृदय में प्रेम और प्रकाश को महसूस करें। ये प्रेम और प्रकाश आपके पूरे शरीर में फैल रहा है और आप इसमें मग्न हैं। अपने ध्यान को हृदय पे ही रखें। अब हम साथ में हृदय पर ध्यान करेंगे, इस विचार के साथ कि दिव्य प्रकाश मेरे हृदय में मौजूद है और मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यदि कोई विचार उत्पन्न होते हैं तो उन्हें जाने दें और अपना ध्यान सौम्य भाव से पुनः हृदय पे ले आइए।
आप अपनी आंखें आराम से खोल सकते हैं। कैसा लगा आपको ध्यान का यह अनुभव? बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही अंदर से इतने शांत और खाली हो गए ऐसा लग रहा है। हमारे साथ आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने अपना समय दिया हमें और हम आपके आभारी हैं। मैं भी खूब आभारी हूँ कि मुझे ये नया अवसर मिला और आप लोगों से जुड़ने का भी मुझे एक अच्छा मौका मिला। और ये ध्यान योग काफी कुछ मुझे उसमें भी सीखने मिल रहा है। यदि आपको कोई हार्टफुलनेस की जानकारी चाहिए, वेबिनार का फीडबैक देना हो, कोई प्रश्न उत्पन्न हुए हैं या हार्टफुलनेस ट्रेनर के लिए अनुरोध करना है, तो आप glow@heartfulness.org पर लिख सकते हैं। हार्टफुलनेस के 2 प्रकार के वेबिनार हैं, पर्ल वेबिनार्स और ग्लो वेबिनार्स, और उनके लिंक यहाँ उपलब्ध हैं। हार्टफुलनेस से जुड़ने के लिए कई विकल्प हैं। हार्ट्सएप जो iOS के ऐप स्टोर और एंड्रॉयड के प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। हार्टफुलनेस की क्रियाएं इस लिंक पर मिलेंगी। हार्टफुलनेस का यूडेमी पे कोर्स है जिसमें 10 विषयों पर दाजी ने बात की है। हार्टफुलनेस मैगजीन अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है और हार्टफुलनेस के ध्यान के मास्टर क्लासेस जिसमें दाजी ध्यान, सफाई और स्वयं से जुड़ने के तरीके सिखाते हैं। धन्यवाद। सभी दर्शकों को भी धन्यवाद कहते हैं कि आज आप हमारे साथ जुड़े और आशा है कि आप हमारे अगले वेबिनार में भी अपना सहयोग हमें देंगे और हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। शुभ रात्रि।